मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक चल सकते हैं। कुछ भूकंप भी होते हैं जो पूरे शहर को गिरा सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते, उनके लिए एक ऐसी आपदा है जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में भारी तबाही मचा सकती है। ये है बवंडर। पहली नजर में ये बस घूमती हवा का खंभा लगता है, लेकिन तेज होने पर पेड़ों को उखाड़ सकता है, गाड़ियों को हवा में उछाल सकता है और घरों को तबाह कर सकता है। अधिकांश बवंडर बड़े नहीं होते, कई तेजी से आते हैं, जल्दी गायब हो जाते हैं और इनका रास्ता भी सकरा होता है। लेकिन 31 मई 2013 को अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य के एल रेनो शहर के पास एक अनोखा बवंडर बना। वाह, अभी अभी कार को बवंडर ने उड़ा दिया। हे भगवान, ये तो एक राक्षस है। ये राक्षस है एल रेनो बवंडर। बवंडर ये विशाल है, तेज है और इसका कोई भरोसा नहीं है। आज तक इसे ही आधुनिक इतिहास में दर्ज सबसे चौड़ा बवंडर माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार इसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक पतली बवंडर से इतना बड़ा हो गया। ये बहुत तेजी से फैल गया और एक विशाल घूमती हुई हवा और बारिश की दीवार बन गया। इसी कारण कई तूफानों का पीछा करने वालों को टॉर्नेडो का केंद्र पहचानने में दिक्कत हुई और कुछ ने सोचा वे अब भी सुरक्षित हैं, लेकिन असल में वे इसकी विशाल सर्कुलेशन के अंदर ही थे। एल रेनो टॉर्नेडो को अनोखा बनाने का एक और कारण इसकी हवा की ताकत थी। मौसम वैज्ञानिकों ने मोबाइल डॉपलर रडार से टॉर्नेडो के कुछ हिस्सों में करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा दर्ज की। ये टॉर्नेडो में दर्ज सबसे तेज हवा की गति में से एक है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा यहां से प्राप्त की गई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ-साथ ये अब भी एक बड़ी त्रासदी है। 3 मशहूर स्टॉर्म चेजरों की मौत हो गई जब वे इस अनोखे बवंडर का अध्ययन कर रहे थे। उनका उद्देश्य था समझना कि शक्तिशाली टॉर्नेडो कैसे बनते हैं, ताकि चेतावनी प्रणाली बेहतर हो और ज्यादा लोगों की जान बच सके। लेकिन आखिर ये सब ओक्लाहोमा में ही क्यों हुआ? दरअसल ओक्लाहोमा राज्य उस इलाके का हिस्सा है जिसे टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ये अमेरिका के मध्य भाग का वो क्षेत्र है जहां अलग-अलग तरह की हवाएं अक्सर टकराती हैं। दक्षिण से गल्फ ऑफ मैक्सिको से गर्म और नम हवा ऊपर की ओर आती है, वहीं उत्तर से कनाडा से ठंडी और सूखी हवा नीचे की ओर आती है। इसी दौरान पश्चिम से रेगिस्तानों और पहाड़ों से सूखी हवा भी प्रवेश करती है। जब ये सारी हवाएं मिलती हैं तो वातावरण बहुत अस्थिर हो जाता है, जैसे कोई बड़ी मशीन धीरे-धीरे ऊर्जा जमा कर रही हो। और अब जब आपको ये पता चल गया है, तो मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि इसी वजह से स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। एल रेनो टॉर्नेडो से 2 हफ्ते से भी कम पहले एक शक्तिशाली EF5 टॉर्नेडो ने मूर ओक्लाहोमा शहर को भी प्रभावित किया था। उस दिन मौसम वैज्ञानिक खास सतर्क थे, क्योंकि उन्हें फिर से विनाशकारी तूफान बनने की आशंका थी। जैसे जैसे सूरज से जमीन गर्म होती है, ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। जब हवा ज्यादा गर्म होती है तो वह हल्की हो जाती है, इसलिए वह जल्दी से ऊपर आसमान में उठ जाती है। जब गर्म हवा में बहुत सारी ऊर्जा जमा हो जाती है तो बहुत शक्तिशाली गरज चमक वाले तूफान बनने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। मौसम वैज्ञानिक इस ऊर्जा को केप या कन्वेक्टिव अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सरल शब्दों में यह उस ताकत का माप है जो गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है। एल रीनो टॉर्नेडो के दिन ओक्लाहोमा में केप बहुत ज्यादा था। इसका मतलब है कि बहुत सारी ऊर्जा बस ताकतवर बनने का इंतजार कर रही थी। इसी के साथ एक कोल्ड फ्रंट भी उत्तर पश्चिम से नीचे आ रही थी और एक ड्राई लाइन पश्चिम से अंदर आ रही थी। जब ये सब मिले तो गर्म और नम हवा को तेजी से ऊपर की ओर धकेल दिया गया, लेकिन वो अभी भी काफी नहीं था कि टॉर्नेडो बन सके। सबसे महत्वपूर्ण घटक है जिसे विंड शीयर कहा जाता है। यह हवा की गति और दिशा में बदलाव है जब वो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाती है। जब तेज ऊपर उठती हवा अलग अलग ऊंचाई की घूमती धारा से टकराती है, तब पूरा थंडरस्टॉर्म घूमने लगता है। यहीं पर जिसे सुपरसेल कहा जाता है वह बनता है। सुपरसेल सबसे खतरनाक प्रकार का थंडरस्टॉर्म होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा घूमता हुआ हिस्सा होता है जिसे मेसोसाइक्लोन कहा जाता है। यह तूफान की मशीन की तरह काम करता है, जो घूमते हुए नीचे से गर्म हवा खींचकर और ताकतवर बनता जाता है। और जब घूमती हुई हवा बादल से जमीन तक पूरी तरह नीचे आ जाती है,
तभी एक टॉर्नेडो बनता है और 31 मई 2013 की दोपहर को ये सारे तत्व एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए। कुछ ही मिनटों में आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक टॉर्नेडो में से एक बन गया। लेकिन रुको, मैं इसे थोड़ी देर रोकता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक लाइक मांगना चाहूंगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। यह कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी मदद होगी। धन्यवाद। और अब चलिए वापस चलते हैं। 31 मई 2013 की शाम जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, ओक्लाहोमा में हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। रडार पर साफ था कि एक बड़ी सुपर सेल बन रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने कहा यह साधारण गरज तूफान नहीं था। यह एक एचपी या हाई प्रेसिपिटेशन सुपर सेल कहलाती है। इस तरह के तूफान में बहुत ज्यादा बारिश और ओले तेज हवा के साथ घूमते रहते हैं। इसी वजह से घनी बारिश खुद टॉर्नेडो को ढक लेती है। सीधे शब्दों में कहें तो हो सकता है आप टॉर्नेडो के बहुत करीब हों और आपको उसका पता भी न चले। ये एचपी सुपरसेल को बेहद खतरनाक बनाने वाले कारणों में से एक है। आम टॉर्नेडो की तरह जहां फनल क्लाउड साफ दिखाई देता है, ऐसे तूफान में टॉर्नेडो लगभग बारिश और घने बादलों के पीछे छुपा रहता है। एक और घटना है जो हालात को और भी खराब बना देती है। वायुमंडल के ऊपर एक पतली परत होती है गर्म हवा की, जिसे कैप कहा जाता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे उबलते हुए बर्तन पर ढक्कन रखा हो। ढक्कन बंद रहने पर अंदर गर्मी और दबाव बढ़ता है। यही ओक्लाहोमा में भी हुआ। कैप के नीचे गर्म और नम हवा लगातार जमा होती रहती है, लेकिन ये तुरंत ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि ऊपर की ओर और भी गर्म हवा इसे रोकती है। समय के साथ और भी ज्यादा ऊर्जा जमा होती जाती है। शाम करीब 4:30 बजे कैप पूरी तरह से टूट गया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में बादल बनना अचानक फूट पड़ा। मौसम के अवलोकनों के अनुसार गरज के साथ तूफान बहुत तेजी से बढ़ा। इसके ऊंचे बादल लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, वो भी बहुत ही कम समय में। इसका मतलब है शक्तिशाली टॉर्नेडो बनने की सभी परिस्थितियां थीं। शाम करीब 5:35 बजे उसी सुपरसेल से पहला टॉर्नेडो आया, लेकिन वो सबसे खतरनाक नहीं था। कुछ मिनट बाद करीब 6 बजे एल रेनो के दक्षिण पश्चिम में और भी बड़ा हवा का चक्र बनना शुरू हुआ। शुरुआत में इसमें कुछ खास नहीं था, बस काले बादल के नीचे धूल का एक छोटा सा घूमता गुबार था। अगर आप इसे दूर से देखें तो आपको लगेगा कि यह बस एक आम टॉर्नेडो है, जैसा कि टॉर्नेडो एली में अक्सर दिखता है। लेकिन एक चीज है जो आंखों से नहीं दिखती। जब टॉर्नेडो अभी जमीन पर छोटा ही था, उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा था। डॉक्टर जाना हाउजर और डॉक्टर हावर्ड ब्लूस्टीन के अध्ययन के अनुसार, जिन्होंने उस दिन एक तेज मोबाइल रिसर्च रडार का इस्तेमाल किया था, उनके डेटा ने कुछ अलग दिखाया, जो मौसम वैज्ञानिकों की पुरानी मान्यताओं से अलग था। कई वर्षों तक आम धारणा थी कि टॉर्नेडो का घूमना बादल के ऊपरी हिस्से में शुरू होता है, फिर धीरे धीरे नीचे जमीन तक आता है। लेकिन एल रेनो में इसका उल्टा हो रहा है। उनके रडार डेटा के आधार पर जमीन के पास घूमना ज्यादा तेज था, जबकि बादल के ऊपरी हिस्से में घूमना उतना संगठित नहीं था। यह संकेत देता है कि सबसे तेज घूमना शायद नीचे से शुरू हुआ और फिर ऊपर के घूमते हुए तूफान के हिस्से से जुड़ गया। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ टॉर्नेडो में यह प्रक्रिया सच है, तो इसका मतलब है कि जमीन पर खतरनाक घूमती हुई हवा पहले से मौजूद हो सकती है, भले ही आसमान में अभी तक कोई साफ फनल क्लाउड न दिख रही हो। अगर हम बड़ी फनल के दिखने का इंतजार करेंगे और उसी वक्त चेतावनी देंगे, तब तक बहुत देर हो सकती है। वैज्ञानिक जब इस तूफान के अजीब व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तब टॉर्नेडो लगातार बड़ा हो रहा है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये अब आमतौर पर दिखने वाले पतले बवंडर जैसा नहीं रहा। ये धीरे धीरे एक बहुत चौड़ी घूमती हुई हवा की दीवार बन गया। इसे वेज टॉर्नेडो कहा जाता है। वेज टॉर्नेडो वो होता है जो अपने फनल की ऊंचाई से भी ज्यादा चौड़ा हो। एल रेनो में फनल लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। घूमते हुए बादल और बारिश इतनी चौड़ी थी कि ये बस एक काली दीवार की तरह लग रही थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जो लोग तूफान के पूर्वी हिस्से में थे, उन्हें यह टॉर्नेडो नहीं बल्कि सिर्फ एक काला बादल लगा जो उनकी ओर बढ़ रहा था। और यही वजह है कि इसे पहचानना इतना मुश्किल था। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, रडार ने पुष्टि की कि इसकी घूमती हवाओं का फैलाव लगभग 4.2 किलोमीटर तक पहुंच गया था। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ये आधुनिक इतिहास में दर्ज
सबसे चौड़ा टॉर्नेडो था। इसने हार्लम, नेब्रास्का में 2004 में बना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। उस समय यह साफ हो गया था कि यह कोई साधारण टॉर्नेडो नहीं था। ये एक असाधारण घटना थी जिसे आज भी विशेषज्ञ लगातार अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह बेहतर समझा जा सके कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली बवंडर कैसे बनते हैं। लेकिन एल रेनो टॉर्नेडो की अनोखी विशेषताएं यहीं खत्म नहीं होती। इसका विशाल आकार तो बस कहानी का एक हिस्सा है। इससे भी डरावना वो है जो टॉर्नेडो के अंदर ही हो रहा था। आमतौर पर बवंडर में यह एक ही होता है, हवा का एक मुख्य घूमता हुआ स्तंभ। लेकिन नेशनल वेदर सर्विस और तूफान का अध्ययन करने वाली रिसर्च टीमों की रडार ऑब्जर्वेशन के अनुसार एल रेनो एक मल्टीपल वॉर्टेक्स टॉर्नेडो बन गया था। इसका मतलब है बड़े टॉर्नेडो के अंदर छोटे छोटे टॉर्नेडो होते हैं जो मुख्य केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ये एक बड़े घूमते पहिए जैसा है जिसमें छोटे छोटे पहिए घूमते हैं जो अक्सर सबसे तेज हवाएं लाते हैं। इसे समझना आसान है अगर आप एक फिगर स्केटर के बारे में सोचें। जब उसके हाथ खुले होते हैं तो वो इतनी तेजी से नहीं घूमता। जब वो हाथ शरीर के पास लाता है उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ जाती है। टॉर्नेडो में भी यही होता है। जैसे जैसे छोटे घूमते हवा के घेरे सकरे होते हैं वे तेज हो जाते हैं, जिससे टॉर्नेडो के कुछ हिस्से और खतरनाक बन जाते हैं। 2 मोबाइल डॉपलर रडार उस दिन लगातार एल रेनो टॉर्नेडो की माप ले रहे थे। इनमें से एक है अर्विन पोलो टीवी, जबकि दूसरा है डॉपलर ऑन व्हील्स, जिसे DOW के नाम से भी जाना जाता है। ये रडार सामान्य मौसम रडार की तुलना में डेटा ज्यादा तेजी से इकट्ठा करते हैं, इसलिए उन्होंने तूफान के अंदर असल में क्या हो रहा है उसे ज्यादा साफ देखा। उनके माप के आधार पर टॉर्नेडो के कुछ हिस्सों में हवा की रफ्तार लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इसका मतलब है एल रेनो न सिर्फ सबसे बड़े दर्ज टॉर्नेडो में था, बल्कि इसमें आधुनिक उपकरणों से मापी गई तेजतम हवाएं भी थीं। लेकिन इस टॉर्नेडो के बेहद खतरनाक होने का एक और कारण था। मुख्य टॉर्नेडो के अंदर सिर्फ छोटे छोटे वॉर्टिसेस ही नहीं घूम रहे थे। जब पूरा टॉर्नेडो पूर्व की ओर बढ़ रहा था उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे वॉर्टिसेस की भी अपनी अलग दिशा और गति थी। कई बार वे अचानक मुख्य टॉर्नेडो से बहुत तेजी से बाहर निकल जाते थे और फिर वापस अंदर आ जाते थे। इसी वजह से उनके सटीक गति का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। ये ऐसे था जैसे कई छोटे छोटे घूमते बवंडर एक बड़े बवंडर के अंदर एक साथ घूम रहे हों। यहां तक कि अनुभवी तूफान पीछा करने वालों को भी ये समझना कठिन था कि कहां से सुरक्षित निकलें। आपको लग सकता है कि आप मुख्य टॉर्नेडो के साथ साथ चल रहे हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड में कोई छोटा सा बवंडर अचानक दिशा बदल सकता है और बहुत तेजी से आपकी ओर आ सकता है। इसी वजह से एल रेनो टॉर्नेडो उसका पीछा कर रहे लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो गया था। और अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे मुख्य टॉर्नेडो आगे बढ़ रहा था उसके पूर्वी हिस्से में एक और अलग टॉर्नेडो बन गया। इसे सैटेलाइट टॉर्नेडो कहा जाता है। यह मुख्य बवंडर के अंदर बनने वाले छोटे छोटे वॉर्टिसेस का हिस्सा नहीं था। यह एक पूरी तरह से अलग टॉर्नेडो था जो बड़े टॉर्नेडो के साथ साथ चल रहा था। इससे भी अजीब बात यह थी कि यह उल्टी दिशा में घूम रहा था। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर टॉर्नेडो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सैटेलाइट टॉर्नेडो क्लॉकवाइज घूम रहा था। यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। अक्सर ऐसे टॉर्नेडो कमजोर होते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन एल रेनो में सैटेलाइट टॉर्नेडो बहुत ताकतवर था और यह लगभग 15 मिनट तक रहा जब यह ओक्लाहोमा से गुजर रहा था। एक तरफ बहुत बड़ा मुख्य टॉर्नेडो था, दूसरी तरफ एक और घूमता हुआ सैटेलाइट टॉर्नेडो था। वे दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जबकि आसपास की हवा की दिशा और गति लगातार बदल रही थी। जो भी उनके रास्ते में था उसके लिए यह लगभग असंभव था कि अगला खतरा कहां से आएगा इसका अंदाजा लगा सके। और जैसे जैसे दोनों बवंडर तेज होते गए, कई घंटे से इस अनोखे तूफान का पीछा कर रहे स्टॉर्म चेजर भी उनके रास्ते के बीच में आ गए। जहां ज्यादातर लोग एल रेनो टॉर्नेडो से दूर भागने की जल्दी में थे, वहीं एक समूह ऐसा था जो जानबूझकर इसके रास्ते का पीछा कर रहा था। लेकिन वे लोग रोमांच की तलाश में नहीं थे और ना ही सिर्फ अच्छा वीडियो बनाना चाहते थे। उनकी एक और भी ज्यादा अहम मिशन थी। इस समूह के नेता टिम समारस थे।
जो अमेरिका के सबसे सम्मानित तूफान शोधकर्ताओं में से एक थे। टिम सिर्फ तूफान का पीछा नहीं करते थे, वे इंजीनियर, आविष्कारक और वैज्ञानिक भी थे, जो वर्षों से टॉर्नेडो बनने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ तूफान का पीछा करना नहीं, बल्कि उसे समझना था, ताकि भविष्य में सुरक्षित इमारतें बने और टॉर्नेडो की चेतावनियां बेहतर हों। कई वर्षों तक टिम ने एक खास उपकरण विकसित किया, जिसे उन्होंने टर्टल प्रोब नाम दिया। यह भारी और मजबूत उपकरण है, जिसे टॉर्नेडो के रास्ते में रखा जाता है। जब टॉर्नेडो इसके ऊपर से गुजरता है, तो यह वायु दबाव, हवा की गति और अन्य डेटा माप सकता है, जो सामान्य मौसम रडार से नहीं मिल सकते। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर रडार तूफान के ऊपरी हिस्से को ही देखते हैं, लेकिन टर्टल प्रोब सीधे जमीन पर वही मापता है जहां टॉर्नेडो का असर सबसे ज्यादा होता है। एल रेनो से पहले टिम ने कई बार अपने उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग अलग-अलग शक्तिशाली टॉर्नेडो में किया था। इसी कारण उन्हें अमेरिका के सबसे सतर्क और बेहतरीन तूफान शोधकर्ताओं में से एक कहा जाता है। वह कभी भी लापरवाही से तूफान के पास नहीं जाते, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। वो रडार, हवा की दिशा, तूफान की गति और अलग-अलग मौसम मॉडल को ध्यान से देखते हैं, इससे पहले कि वो तय करें कि उनकी टीम को कहां तैनात करना है। 31 मई 2013 को उन्होंने रिसर्च ग्रुप ट्विस्टेक्स या टैक्टिकल इन इंस्ट्रूमेंटेड सैंपलिंग इन टॉर्नेडोज एक्सपेरिमेंट का नेतृत्व किया। उनके साथ गाड़ी में उनके 24 साल के बेटे पॉल समारास और अनुभवी मौसम विज्ञानी कार्ल यांग भी थे। सच कहूं तो उस दिन एल रेनो उनका असली लक्ष्य नहीं था। उनकी पहली योजना थी कि वे ऊंचे गरज के तूफानों में बनने वाली अजीब तरह की बिजली का अध्ययन करें। जैसे जैसे दोपहर बीती, उन्होंने देखा कि एल रेनो के पास सुपरसेल तेजी से मजबूत हो रही है। रडार और मौसम के आधार पर उन्होंने देखा कि शक्तिशाली टॉर्नेडो बनने की संभावना है, इसलिए उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। उनका मकसद था कि वे अपने प्रोब को टॉर्नेडो के रास्ते में रखकर पहले कभी न मिले डेटा जुटा सकें। वे उम्मीद कर रहे थे कि वह जानकारी इंजीनियरों को और मजबूत घर बनाने में मदद करेगी और साथ ही मौसम वैज्ञानिकों को जनता को जल्दी चेतावनी देने में भी मदद करेगी। जब वे टॉर्नेडो के करीब पहुंच रहे थे, तो उनके आगे एक और स्टॉर्म चेजर था। डैन रॉबिन्सन भी उसी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे और तूफान की गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। सभी की नजर में वे अभी भी सुरक्षित दूरी पर थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि टॉर्नेडो का रूप तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे यह बड़ा हो रहा था, टॉर्नेडो का सिर्फ बीच का हिस्सा ही नहीं, बल्कि पूरा आकार फैल रहा था। यह बाहरी हिस्से की हवा भी केंद्र से तेज दूर जा रही थी, जिससे असली आकार देखना और मुश्किल हो गया। इसके आकार को देखना मुश्किल हो गया क्योंकि ये ढका हुआ था। किसी इंसान की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे आसपास सिर्फ बारिश हो रही हो। रडार के अनुसार बारिश असल में टॉर्नेडो की बड़ी घूमती हवा का हिस्सा थी। इसका मतलब जब वे सोच रहे थे कि वे तूफान के किनारे पर हैं, असल में वे धीरे धीरे इसके सबसे खतरनाक हिस्से में जा रहे थे। तूफान का पीछा करने वाले लंबे समय से इन्फ्लो नॉच को टॉर्नेडो के पास सुरक्षित रास्ते के संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह हिस्सा वो है जहां से गर्म हवा तूफान में जाती है। अधिकतर टॉर्नेडो में यह दिखता है और सुरक्षित दूरी पता करने में मदद करता है। लेकिन एल रेनो में सब कुछ अचानक बदल गया। जैसे जैसे टॉर्नेडो फैलता गया, इन्फ्लो नॉच बंद होने लगी। बारिश और हवा से ढकने के कारण धीरे धीरे यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि टॉर्नेडो कहां खत्म होता है और सुरक्षित जगह कहां से शुरू होती है। इस घटना की रिपोर्टों के अनुसार टिम समारस ने भी इसे महसूस किया। अपने रेडियो संचार में उन्होंने कहा कि उनके स्थान पर बारिश नहीं हो रही है, जबकि उन्हें तूफान के बीच में होना चाहिए था। एक अनुभवी तूफान शोधकर्ता के लिए यह एक स्पष्ट संकेत था कि कुछ असामान्य हो रहा है। वे तूफान के सुरक्षित हिस्से में नहीं थे, असल में वे एक तेजी से फैलते हुए बवंडर की दिशा में थे। इसके बाद जो अप्रत्याशित था वो हुआ। अधिकांश तूफान पीछा करने वालों की उम्मीद के विपरीत बवंडर ने अचानक अपनी दिशा बदल ली। इसी के साथ इसकी हवा दक्षिणी हिस्से में फैल गई। ट्विस्टेक्स के आगे डैन रॉबिन्सन ने खतरा भांपकर समय रहते दूरी बना ली, लेकिन नेशनल वेदर सर्विस के पुनर्निर्माण और वाहनों के जीपीएस रिकॉर्ड के अनुसार उनके बीच केवल लगभग 20 से 30 सेकंड का ही फासला था।
आमतौर पर इतनी दूरी मायने नहीं रखती, पर उस दिन यही जीवन और मृत्यु का फर्क बन गई। ट्विस्टेक्स की गाड़ी रॉयटर रोड से रेडियो रोड के पास थी। तभी मुख्य टॉर्नेडो से एक शक्तिशाली सब वॉर्टेक्स अचानक अलग होकर उनके स्थान से गुजरा। घटना के बाद रडार विश्लेषण के अनुसार टॉर्नेडो के उस हिस्से में हवा की रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इतनी ताकत काफी थी कि उनकी शेवरोले कोबाल्ट को उठाकर सैकड़ों मीटर दूर फेंक दे। जब रेस्क्यू टीम ने गाड़ी को पाया तो वो लगभग पहचान में ही नहीं आ रही थी। वहीं टिम समरस, पॉल समरस और कार्ल यंग का मिशन खत्म हुआ, लेकिन उनके वर्षों की रिसर्च और जो डेटा उन्होंने छोड़ा है उसे आज भी मौसम वैज्ञानिक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुनिया के सबसे खतरनाक टॉर्नेडो के व्यवहार को और बेहतर समझा जा सके और भविष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। एल रेनो में हुई त्रासदी तूफानों का पीछा करने वालों के पूरे समुदाय के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गई। इतिहास में पहली बार कुछ प्रसिद्ध तूफान शोधकर्ताओं की मौत हो गई जब वे सीधे एक टॉर्नेडो का अध्ययन कर रहे थे। कई लोगों ने सोचा कि अगर टिम सामरस, जो अपनी सतर्कता और बेहतरीन योजना के लिए जाने जाते थे, वे भी नहीं बच सके। इसका अर्थ है कि ऐसे तूफान को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। इसका शिकार होने के करीब सिर्फ ट्विस्टेक्स समूह ही नहीं पहुंचा था। रिपोर्टों के अनुसार माइक बेटिस के नेतृत्व वाली द वेदर चैनल टीम की गाड़ी पर एक और सब वॉर्टेक्स ने हमला किया। हवा ने उनकी एसयूवी को उठाकर सैकड़ों मीटर तक उछाला। फिर वो एक खेत में जाकर रुकी। चमत्कारिक रूप से पूरी टीम बची, हालांकि सभी को चोटें आईं। एक और तूफान का पीछा करने वाले व्यक्ति रिचर्ड हेंडरसन भी थे। वो कुछ देर रुके ताकि टॉर्नेडो की फोटो खींचकर अपने दोस्त को भेज सकें। कुछ ही पलों बाद टॉर्नेडो ने उन्हें घेर लिया और वो भी नहीं बच सके। कुल मिलाकर एल रेनो टॉर्नेडो में 8 लोगों की मौत हुई। सभी लोग जब ये त्रासदी हुई अपनी गाड़ियों के अंदर थे। इस आपदा के बाद एक और सवाल मौसम वैज्ञानिकों की चर्चा का केंद्र बन गया। एल रेनो टॉर्नेडो कितना शक्तिशाली था? अमेरिका में आमतौर पर EF स्केल, एनहांस्ड फुजिता स्केल का उपयोग होता है। एक टॉर्नेडो की ताकत मापने के लिए इसमें 6 स्तर होते हैं। ये EF 0 से शुरू होता है, जिसमें सबसे कम नुकसान होता है, और EF 5 तक जाता है। सबसे ऊंचा स्तर मजबूत इमारतों को भी लगभग पूरी तरह से तबाह कर सकता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते। EF स्केल सीधे हवा की गति को नहीं मापता। इसका मुख्य आधार टॉर्नेडो द्वारा छोड़ी गई तबाही है। उदाहरण के लिए, अगर टॉर्नेडो ने मजबूत घरों को नष्ट कर दिया, पेड़ों को उखाड़ दिया और इमारतों की नींव तक हटा दी, तो इसकी रेटिंग और भी ज्यादा हो सकती है। अगर बहुत कम संरचनाएं प्रभावित हुईं, तो आधिकारिक रेटिंग भी कम होगी, चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना हो। यहीं पर एल रेनो टॉर्नेडो अलग था। हालांकि मोबाइल डॉपलर रडार ने लगभग 476 से 500 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाओं को दर्ज किया, लेकिन इसका ज्यादातर रास्ता खेतों और खुले इलाकों से होकर गुजरा। बहुत कम मजबूत इमारतें सीधे तौर पर प्रभावित हुईं। इसी वजह से जमीन पर जो नुकसान देखा गया वो केवल EF 3 स्तर के बराबर था। शुरुआत में इस पर भी चर्चा हुई कि इसे EF 5 माना जाए, क्योंकि रडार ने बहुत तेज हवा की रफ्तार दर्ज की थी। लेकिन बाद में नेशनल वेदर सर्विस की आधिकारिक रेटिंग EF 3 ही रही, क्योंकि EF 3 स्केल के मौजूदा मानकों के अनुसार यही निर्धारित किया गया था। हर कोई उस फैसले से सहमत नहीं था। कई मौसम विज्ञानी और टॉर्नेडो शोधकर्ता मानते हैं कि अब सिर्फ नुकसान के आधार पर फैसला पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार अगर कोई आधुनिक रडार हवा की असली ताकत माप सकता है तो उसे टॉर्नेडो में शामिल करना चाहिए। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंजीनियर ऐसे डेटा का उपयोग अस्पतालों, स्कूलों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के डिजाइन में करते हैं। अगर टॉर्नेडो की असली ताकत का गलत अनुमान लगाया गया तो भविष्य की आपदाओं के लिए बनाए गए भवनों की मजबूती भी कम हो सकती है। एल रेनो की आधिकारिक रेटिंग न बदलने के बावजूद इसने विशेषज्ञों के टॉर्नेडो देखने का नजरिया बदल दिया। इस घटना के बाद स्टॉर्म चेजर बड़े वेज टॉर्नेडो के करीब जाने में और भी ज्यादा सतर्क हो गए। पहले तूफान के कुछ हिस्सों को पास जाने के लिए ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन एल रीनो ने दिखा दिया कि टॉर्नेडो की दिशा, आकार और गति कुछ ही मिनटों में बदल सकती है। सड़कों पर बढ़ती हुई स्टॉर्म चेजर की संख्या भी
चर्चा का विषय बन गई। हर बड़े टॉर्नेडो के साथ सैकड़ों या कभी-कभी हजारों लोग तूफान का पीछा करते हैं ताकि वीडियो बना सकें। जब सब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वे तेज निकासी के लिए जरूरी सड़कों को रोक सकते हैं। एल रीनो के दिन कई निवासी भी तुरंत निकल गए, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ दिन पहले ही आए विनाशकारी मूर टॉर्नेडो की यादें ताजा थीं। कुछ मुख्य हाईवे पर भारी ट्रैफिक हो गया। सौभाग्य से एल रीनो टॉर्नेडो कमजोर पड़ गया और गायब हो गया, इससे पहले कि वह ट्रैफिक के सबसे भीड़भाड़ वाले हिस्से तक पहुंचता। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर टॉर्नेडो गाड़ियों के जाम के वक्त पहुंचता तो और लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। सारी त्रासदी के बावजूद एल रेनो ने मौसम विज्ञान में बड़ा योगदान दिया है। अब ये साफ है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने समझा है कि कुछ टॉर्नेडो मिनटों में तेजी से फैल सकते हैं। उन्होंने ये भी बेहतर समझ लिया है कि मल्टीपल वॉर्टेक्स टॉर्नेडो कितना खतरनाक होता है और इसके अंदर सब वॉर्टेक्स की गति को पकड़ना कितना मुश्किल है। मोबाइल रडार और रिसर्च टीमों द्वारा छोड़े गए उपकरणों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग आज भी टॉर्नेडो के अध्ययन और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। आज भी एल रेनो टॉर्नेडो एक अनोखी घटना बना हुआ है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आधुनिक इतिहास में दर्ज सबसे चौड़ा टॉर्नेडो था, बल्कि इसलिए भी कि इससे पता चला प्रकृति के बारे में अभी भी बहुत कुछ इंसान नहीं जानता। इतने आधुनिक रडार, सैटेलाइट और कंप्यूटर मॉडल्स के बावजूद प्रकृति के पास अब भी ऐसे मौके हैं जब वो सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों को भी चौंका सकती है। शायद यही सबसे अहम सबक एल रेनो टॉर्नेडो ने हमें दिया। जब हम मौसम का अध्ययन करते रहते हैं और नई नई तकनीकें बनाते हैं, तब भी हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये सब कुछ बदल सकता है।